सभी को नमस्कार। हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया है कि इंडिया मार्ट पर वीडियो बनाना है और उनका एक कमेंट है कि इस चैनल में किए हुए एनालिसिस काफ़ी डीप होते हैं और उनके ये अच्छे कमेंट्स के लिए थैंक यू। ये शेयर काफ़ी चर्चे में था जब ये आईपीओ इसका आया था एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 1 साल और इवन 2021 की जो आफ्टर कोविड की जो बुल मार्केट रैली थी उसमें ये शेयर काफ़ी पीक पे गया था और कई रिटेल इन्वेस्टर इसके पीक के टाइम पे इनको बाई करके फंसे हुए थे। इंडिया मार्ट को समझने से पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, B2B बिजनेस। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस वाला जो मॉडल होता है, वहाँ पे कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बड़ा सप्लायर अपने प्रोडक्ट्स बेचता है और कोई छोटा बिजनेस कंपनी या छोटा कोई थोक विक्रेता बोल लो या फिर कोई छोटा मोटा बायर खरीदता है और फिर उसके बाद वो कंज्यूमर को बेचता है। यहाँ पे कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा जो कि बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में माल सप्लाई करता है और कोई एक छोटा बिजनेसमैन होगा जो उससे माल खरीदता है और फिर या तो वो उसको किसी कस्टमर को बेचेगा या फिर उसको और कुछ असेंबल करके या कुछ नया प्रोडक्ट बना के उसको बेचेगा। सो ये B2B मॉडल कहा जाता है। अब आप इसको ऐसे समझिए, ट्रेडिशनली ये जो मार्केट हुआ करते थे ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड होते थे। बड़े बड़े शहरों में एक कोई एरिया होता था जहाँ पे आपने सुना होगा कि इस एरिया में ये माल थोक में मिलता है, वो माल थोक में मिलता है, तो काफ़ी फ्रेगमेंटेड और इस तरह का एक ओपन मार्केट, ओपन बाजार हुआ करता था। बट ये जो इंडिया मार्ट है ये इस पूरे मार्केट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो सबसे पहले इस पूरी कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना। अब ऑर्गेनाइज करने के लिए भी ये ऑनलाइन के थ्रू इस चीज को ये ऑर्गेनाइज करते हैं। जो बायर होता है वो यहाँ इस इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म में इसलिए आता है क्योंकि उसको सामान खरीदना होता है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट सप्लायर्स, ये इसलिए यहाँ पे आके लेता है। जैसे कि आप बेसिकली आप एज ए कंज्यूमर अमेजॉन पे जाके शॉपिंग क्यों करते हो, ताकि या फ्लिपकार्ट में जाके शॉपिंग क्यों करते हो, क्योंकि आपको कुछ सामान खरीदना होता है। तो उसी तरह से जो बायर होता है, जो यहाँ पे एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है, वो उसको अगर थोक के भाव में अगर लेट से ग्लास चाहिए या लेट से कोई फाइबर चाहिए या कोई ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जिसको वो आगे ले जाकर के बेचेगा, तो वो यहाँ पे आके इंडिया मार्ट में खरीदता है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, रिव्यू, रेटिंग, प्राइस डिस्कवरी यानी कि यहाँ पे देखता है कि जो 10 लोग हैं वो माल बेचने वाले, तो वो अपने हिसाब से सबसे सस्ता और कंफर्टेबल प्राइस पे वो सामान लेता है। उसी तरह सप्लायर भी इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी आते हैं। ये अपने एक स्टोर, जैसे कि अमेजॉन अपना एक स्टोर बना के रखा है, उसी तरह से यहाँ पे भी सप्लायर अपने स्टोर यहाँ पे बना के रखते हैं, सारा अपना अकाउंट मैनेज करते हैं, लॉजिस्टिक मैनेज करते हैं। ये सारा प्लेटफॉर्म बायर और सप्लायर के लिए इंडिया मार्ट प्रोवाइड करता है। इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट 98,000 कैटेगरीज के डाइवर्स प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन के रॉ मटेरियल, ईटा, रेत, गिट्टी, सीमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्लांट, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, पैकिंग मटेरियल, कार्टून बॉक्सेस, प्लास्टिक्स एंड ऑल, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, बिल्डिंग सप्लाई सर्विसेज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, अपैरल, क्लॉथिंग, गारमेंट्स, कपड़े, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, कोई भी स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, मशीनरी कंपोनेंट एंड पार्ट्स, जो भी छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स, अगर थोक के भाव में अगर आपको आलू प्याज खरीदना है तो आप यहाँ पे भी खरीद सकते हो वेजिटेबल फ्रूट्स, एफएमसीजी, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल और पैथोलॉजी सप्लाईज, वो सारी चीज़ें भी, केमिकल, डाइज, एलाइड प्रोडक्ट, अगर आपको किलोज में या बल्क में कोई केमिकल खरीदना है तो भी आप इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हो एज ए बायर। हाउसवेयर्स, फर्नीचर्स, फर्टिलाइजर्स, कॉस्मेटिक्स, साइंटिफिक मेजरिंग, किचन, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, टूल्स, मशीन, गिफ्ट, क्राफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड स्पोर्ट्स एंड टॉयज, ऑलमोस्ट 56 इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स और मोर देन 100 मिलियन प्रोडक्ट्स ये अपने प्लेटफॉर्म पे अभी इस समय बेचते हैं। और ये भी समझिए, ये इनका ये सामान खुद नहीं है, कोई यहाँ पे ऑलरेडी कोई सप्लायर है, वो अपने प्रोडक्ट को इस वेबसाइट पे रजिस्टर करता है और फिर कोई बायर है जो कि ये प्रोडक्ट सारे खरीदता है। सो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे सब बिकता है। कहने का मतलब, अगर एक सोलर पैनल किसी को लेना है तो वो यहाँ पे सोलर पैनल भी खरीद सकता है। अगर सोलर पैनल के कंपोनेंट खरीदना है, सेमीकंडक्टर, सोलर सेल, वो भी अलग से पार्ट्स में यहाँ मिलेंगे। उसके पीछे लगने वाली मशीनरीज, कोई मशीन, डिस्पेंसर, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ये भी यहाँ पे उनको मिलेगा। और फिर जो भी एकदम बेसिक रॉ मटेरियल भी अगर चाहिए, प्लास्टिक, कॉपर, प्योर ट्रांसपेरेंट ग्लास, सिलिकॉन, ये भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। सो अगेन, एक प्रोडक्ट का फाइनल प्रोडक्ट भी और रॉ मटेरियल तक सारा कुछ इस इंडिया मार्ट में मिलेगा, क्योंकि दोनों तरह के सप्लायर भी अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म में और फिर बायर भी अकॉर्डिंगली वहाँ पे बाइंग करते हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये चलता कहाँ है, ये तो कोई बड़े शहरों में ही चलता होगा ये सब मॉडल। ऐसा नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे तो बायर यानी कि खरीदने वाले मेट्रो सिटी से, टीयर 2 सिटी से आते हैं और रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि और स्मॉलर टाउन से आते हैं। मेट्रो सिटी में जो खरीदने वाले हैं वो सिर्फ 30% ही हैं जो मेट्रो सिटी से आते हैं। बाकी देखोगे तो टीयर 2 सिटीज़ यानी कि कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया या कोई संभाग हो गया, जिला हो गया, वहाँ से जो लोग हैं, और इवन इंटीरियर कोई गाँव है, वहाँ से लोग बल्क में बाइंग करते हैं यहाँ से प्रोडक्ट्स की इस वेबसाइट पे आके। और अगर देखेंगे सप्लायर, तो डेफिनेटली मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं जो थोक में माल बेचते हैं, वो यहाँ से मेट्रो से सप्लाई करते हैं। और फिर टीयर 2 और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी कुछ सप्लायर अवेलेबल हैं जो कि प्रोडक्ट अपने यहाँ पे रजिस्टर करके सेल करते हैं। इस पूरे मार्केट प्लेस में इंडिया मार्ट क्या रोल प्ले करता है, तो आप समझिए, यहाँ पे एक बायर है जिसके पास ऑलरेडी
कुछ खरीदने का मन है उसको, ठीक है, वो इंडिया मार्ट में आके अपने आप को रजिस्टर करके चेक करता है, कॉल करता है, रिक्वेस्ट फॉर क्वेरी पूछता है और चैट करता है और ये पूछता है कि मेरे को ये सामान चाहिए, इस तरह चाहिए और ये सारी क्वांटिटी में चाहिए। इंडिया मार्ट वहाँ पे चेक करता है कि हाँ कौन इस तरह का सप्लायर है, उसको वो सप्लायर को ये लोग कांटेक्ट करवाते हैं बायर से, और फिर उससे वो सप्लायर जब भी जैसे ही डील डन होती है तो सप्लायर उस बायर को अपना माल बेचता है। इसको प्रोसेस को रजिस्टर करने के लिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो सप्लायर यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन लेता है, यानी कि जैसे आप अमेजॉन पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं या इवन किसी भी सर्विसेज को यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसी तरह से सप्लायर भी एक सब्सक्रिप्शन चार्ज देता है इंडिया मार्ट को, और बायर के को भी अगर कुछ स्पेशल सर्विसेज चाहिए तो वो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन चार्ज देता है। तो जो बिजनेस मॉडल है इंडिया मार्ट का वो ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, हम माल को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचेंगे और हम कमीशन या हमको जो हमारा रेवेन्यू मिलेगा वो मिलेगा सब्सक्रिप्शन से, जो कि मेजरली सप्लायर और बायर प्रोवाइड करते हैं। ये इनका कोर बिजनेस है। इसके साथ साथ वो बाकी भी बिजनेस कुछ हैं उनके, पूरी तरह से उनका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना, डिलीवरी करना, आप बोल सकते हो RFQ रिक्वेस्ट फॉर क्वेरी वो भी बिल्ड करना। सो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इंडिया मार्ट जो है वो लार्जेस्ट B2B मार्केट प्लेस है। ये कंपनी को ऑलरेडी बहुत साल हो गए, 1999 में ये स्टैब्लिश हुई थी, और अगर देखा जाए तो ये ऑनलाइन B2B मार्केट बिजनेस में 60% मार्केट शेयर ये ओन करते हैं, यानी कि ये अपने आप में एक मार्केट लीडर है। सो अगर हम इनके सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल को समझे तो जैसे कि आप या कोई भी एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेता है तो हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट देता है, या क्वार्टरली प्लान लेते हो या एनुअल प्लान लेते हो, उसी तरह कोई भी सप्लायर अपने प्रोडक्ट को इंडिया मार्ट में बेचने के लिए एक यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे करता है। इसमें कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स हो सकते हैं, प्लैटिनम कैटेगरी के, गोल्ड कैटेगरी के, जो कि सबसे ज्यादा इनका चार्जेस होते हैं जहाँ पे इनको इंडिया मार्ट को देना होता है, और फिर सिल्वर कैटेगरी के, सिल्वर मंथली और फ्री सप्लायर भी अवेलेबल है। सो देखा जाए तो यहाँ पे जो इनके टॉप 1 सप्लायर हैं वो करीब 2000 लोग हैं, और टोटल रेवेन्यू का 16% इनके टॉप 1 सप्लायर से आता है, और टॉप 10 सप्लायर से इनका 47% का रेवेन्यू आता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इनके सप्लायर भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर टॉप 1 सप्लायर चले भी जाते हैं तो सिर्फ 16% रेवेन्यू का लॉस होगा, 84% तब भी कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। और इस रेवेन्यू मॉडल में इंडिया मार्ट अपने सप्लायर को देते हैं वेब स्टोर फ्रंट, जहां पे वेबसाइट मिलती है अपना माल बेचने के लिए, क्लाउड, टेलीफोन्स, प्रायोरिटी लिस्टिंग्स, रिक्वेस्ट फॉर क्वेरीज, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड बायर प्रोफाइल आकर के वो देख के उस हिसाब से ऑर्डर को सप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के इनके सब्सक्रिप्शन मॉडल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया मार्ट के स्टॉक को एनालाइज करना। तो इंडिया मार्ट जो है वो 2019 में इसका IPO आया था, 600 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ था, एंड देन उसके बाद एक नॉर्मल फेज में वो चल रहा था, एंड कोविड के बाद जो इसमें रैली आई थी उसमें ये शेयर जो है 1000 के प्राइस से रैली दे करके ऑलमोस्ट 5000 तक के गया था, जहां पे इसने 300% का रिटर्न दिया था। एंड देन उसके बाद एक डाउनफॉल आया, एंड देन ये तब से जो डाउनफॉल आया हुआ है ये अभी तक रिकवर नहीं किया है। अब अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट अपने टॉप से ऑलमोस्ट 50% के करीब डाउन हो चुका है। इस ड्यूरेशन में एक बार कंपनी ने बोनस 1:1 का भी दिया है 2023 में। सो टेक्निकली देखा जाए तो ये इसका मंथली चार्ट है जहां पे ये रैली हुई थी 2021 में, एंड जब वहां से ये फॉल आया है तो ये अभी एक डाउन ट्रायंगल में ये अभी इस समय फॉर्मेशन बन रहा है। नीचे से देखा जाए तो अभी रिसेंटली जो इसका ये बेस लाइन था इसको इसने अभी पिछले मई के मंथ में ब्रेक किया है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है देखा जाए तो। बट अगेन उसका जो सेकंड यहाँ पे सपोर्ट लाइन आता है वो आता है ऑलमोस्ट 2000 के रुपीज़ के प्राइस पे। बट हम देखेंगे कि ये यहाँ पे आ पाता है कि नहीं, बट अभी के लिए ट्रेंड जो दिख रहा है वो जब तक ये इस ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है सो ये इसमें रैली अभी तो नहीं आएगी। अब हम इंडिया मार्ट को फंडामेंटली देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो ये एक मिड कैप का कंपनी है, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक अच्छी बात है बिकॉज ये इसमें ग्रोथ के पोटेंशियल हैं, क्योंकि ये 60% मार्केट शेयर की लीडर होने के बाद भी अगर इसका मार्केट कैप 15,000 है, सो डेफिनेटली अभी मार्केट को यहाँ पे ग्रो करने के लिए इसको स्पेस मिलेगा। बट यही है कि ये मार्केट कैप इसका जो कि मिड साइज की कंपनी है, सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जब भी कभी फॉल आएगा तो ड्रास्टिकली हो सकता है, और ये अभी ऑलरेडी अपने 50% टॉप से डाउन है। इंडिया मार्ट का जो प्राइस ट्रेंड चल रहा था जो कि अभी कंसोलिडेट कर रहा है 2500 एंड 2000 के रेंज में, सो अगर आप इसके पीई को स्टडी करेंगे तो कोविड के टाइम पे इसका पीई हर शेयर की तरह इसका भी 100 के पीई तक चला गया था। देन उसके बाद एक कंसोलिडेटेड एक तरह से रिलेटिवली ठीक सा EPS ग्रोथ हो रही थी, बट अगेन यहाँ पे 22 में इनके जो EPS है वो कम हुए थे, जिसकी वजह से प्राइस में एक चैनल नहीं बन पाई। बट अभी जाकर के देखा जा रहा है कि हाँ पिछले 2 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और EPS में ग्रोथ देखी जा रही है, और इसी वजह से अब जो PE है वो श्रिंक होकर के 45 के रेंज में आया हुआ है। ROC इंडिया मार्ट का 23%, ROE 17% एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24%। सो ये रिलेटिवली एक अच्छे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं। रिजर्व इनके पास 1600 करोड़ का है, और इसमें से ऑलरेडी उन्होंने एक बार 1:1 का बोनस दे चुके हैं। फेस वैल्यू अभी शेयर का 10 है, यानी कि फ्यूचर में स्प्लिट की हाई पॉसिबिलिटी है। जब भी ये प्राइस का ये जो स्टॉक का प्राइस है ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक स्प्लिट की भी पॉसिबिलिटी है। डेट ना के बराबर है, सो ये एक अच्छी बात है। अब अगर हम पीई को कंपेयर करें तो पीई अभी इसकी इंडस्ट्री की पीई जो है वो 45 दिखा रही है, बट अगर इंडस्ट्री पीई जो यहाँ पे
पीयर कंपैरिजन जो यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे बहुत हाई पीई के इसके कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं, जैसे जोमेटो हो गया, इन्फो एज हो गया, ठीक है। सो अभी देखा जाए तो इनका जो इंडस्ट्री पीई है 45, ये मुझे रिलेटिवली ठीक लगता है, और इसका मतलब ये है कि अभी ये अपने नियर अबाउट ओके ओके से पीई पे ट्रेड कर रहा है। अब क्विकली अगर हम इसके परफॉर्मेंस को देख लें, किस तरह से ये शेयर सेल्स हो रही है या प्रॉफिट किस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है, तो डेफिनेटली देखा गया है कि इनके जो रेवेन्यू है आप देखेंगे कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। इसके पीछे का सिंपल रीजन ये है कि इनके जो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, ठीक है, इसमें एनुअल प्लान्स होते हैं, मंथली प्लान्स होते हैं, तो कई बार एक बार अगर सप्लायर अपने आप को रजिस्टर कर लेता है और उसको अगर बिजनेस मिलता है तो वो रिलेटिवली हाई चांसेस हैं कि वो अगले साल भी कंटिन्यू करेगा। तो एक तो होता है कि इनके एक रिपीटेड कस्टमर बन जाते हैं, और दूसरा नए नए कस्टमर्स भी साथ ही साथ जुड़ते जाते हैं। तो एक कंसिस्टेंट सेल्स तो डेफिनेटली हो रही है, बट देखा जाए तो जो प्रॉफिट्स हैं इनके, ये भी एक तरह से कंसिस्टेंटली हो रहे हैं। बीच में 2022 में 23 में इनके प्रॉफिट में थोड़े से डेंट लगे, लेकिन अगर ये चीज ध्यान दी जाए तो ये डेंट ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे 22 में एंड 23 में इनको कम प्रॉफिट हुआ। ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जब 2021 में इनका मैंने जो कॉन्फ्रेंस कॉल सुना था, उसमें जब इन्होंने बोला था कि 2020 में आफ्टर कोविड इन्होंने अपने जो प्राइसेस हैं उसको कम किए थे, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट जिसकी वजह से उनको ज़्यादा लोग ज्वाइन किए थे और उनके प्रॉफिट भी अच्छे आए थे। अब अगर देखा जाए तो इसी वजह से इनके ईपीएस भी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, बट देखा जाए तो उस रेट से और उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रहे, थोड़ा सा यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन है। ये बोल सकते हैं कि हाँ, इनके सेल्स जो हैं वो तो कंसिस्टेंटली ग्रो करेंगे, ईपीएस हो सकता है कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन के साथ बढ़ेगा, लेकिन ग्रो करेगा, ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो डेफिनेटली इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी कॉन्फिडेंट देता है। प्रमोटर के पास 49% है, एफआईआई ने 23% ले रखा है। डीआईआई को अगर आप देखोगे तो पिछले 6 महीने में डीआईआई ने अपने 5% से बढ़ा के 8%, 8% से बढ़ा के 10% अपना शेयर किया है। तो यहाँ पे एक डेफिनेटली अटेंशन सीकिंग हो रहा है, क्योंकि अगर आप ये प्राइस पॉइंट देखो, सितंबर 23 जब शेयर का प्राइस 2800 था, एंड मार्च 24 जब शेयर का प्राइस 2600 था, इसके बीच में यानी कि 2800 से लेके 2600 के बीच में डीआईआईज ने अपने 5% शेयर्स बढ़ाए हैं। सो जब डीआईआईज इस प्राइस पे खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली उनको कॉन्फिडेंस है। अब हम क्विकली जो इनका कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी Q4 FY24 की, ये अप्रैल 30 को हुई थी, तो उसके एक बार क्विकली इसके जो की हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सो मैंने जो कुछ हाईलाइट किए हुए हैं वो ये कि इनका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है ये 21% से ग्रो कर रहा है एज इनका सेल्स, ठीक है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव सेल ग्रोथ है जो कि हमने देखा भी था। प्लस इनके जो पेइंग सप्लायर्स हैं वो इनके सप्लायर बढ़ करके 2 लाख के करीब हो गए हैं। सो जैसा कि हमने देखा था इनका मॉडल सप्लायर के सब्सक्रिप्शन पे ही टिका हुआ है। जितने ज़्यादा सप्लायर अपने आप को सब्सक्राइब करेंगे और एक रेगुलर सर्विसेज लेंगे तो उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो इसमें ग्रोथ देखी गई है। तो ये जो इनके जो प्रीवियस ग्रोथ हुई है वो 16-17% से हुई है, बट मैनेजमेंट का कहना है कि इनका ये एस्पिरेशन है कि जो ये कलेक्शन है नेट कस्टमर का, ये 20-25% से और ग्रो कर सकता है, यानी कि जिस रेट से ये ग्रो कर रहे हैं उस रेट से थोड़ा और ज़्यादा ग्रोथ देखी जा सकती है। इसलिए ये कहते हैं कि जैसे ही इनका कस्टमर बेस बढ़ेगा और इनके सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो इनका मानना यह है कि इनके जो मार्जिन हैं वो इनके मार्जिन 30% प्लस तक जा सकते हैं, जिसको इंप्रूव होने में धीरे धीरे करके हर ईयर 1-1% बढ़ने का ये अनुमान लगा रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो अभी जो इनका फिलहाल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है वो 24% चल रहा है। सो इनका मानना यह है कि हर साल 1-1% जुड़ेगा और आगे जाके इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30 के अराउंड सेटल हो जाएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब यह है कि इनको कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 30 के रेंज में लाने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माना जाएगा। अब अगर हम बायर साइड की बात करें तो बायर जो कि मार्केट में है ऑलरेडी, तो इनका ये मानना है कि ये ऑलरेडी 40% पेनिट्रेट कर चुके हैं बायर साइड बेस में, यानी कि जो बायर हैं इंडिया में अगर 100 मिलियन बायर्स हैं उनमें से 40 मिलियन बायर्स को ये ऑलरेडी अपना सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये काफी बड़ी बात है, बिकॉज ये इनका पकड़ बताता है कि ये कितना स्ट्रांग है मार्केट में। सो अब हम कोशिश करेंगे इंडिया मार्ट के फ्यूचर टारगेट्स को इवैल्यूएट करने पे। तो देखिए ये जो मेरा मेथड होता है ये वही मेथड है जैसे कि दूसरे ब्रोकरेजेस हाउसेज या बड़े बड़े जो ब्रोकर्स होते हैं वो लोग भी इसी तरह से टारगेट्स को डिफाइन करते हैं। हो सकता है उनका भी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स तरीका हो, एंड इसके लिए वो आपसे सर्विसेज लेते हैं और चार्जेस लेते हैं, बट मैं मेरी यहाँ पे एफर्ट्स लगा के ये जो टारगेट्स को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ ये मैं आपके लिए करता हूँ ताकि आपको इस शेयर का पोटेंशियल समझ में आए, और जो कि हम आगे जाते हुए हर 2-3 महीने में कंपनी को दोबारा से स्टडी करेंगे तो ये हमारे एजम्पशंस और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे, और जब हमें लगेगा कि नहीं ये उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है या उस तरह से नंबर नहीं दे पाएगा, तब हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि हम इस
स्टॉक से निकल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरा अप्रोच समझ में आता है और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मेरे को मोटिवेशन देता है इसी तरह पे आगे और काम करने का। सो देखिए, अभी जो जून 2024 चल रहा है, अभी आज का जो प्राइस है वो 25,050 के अराउंड इंडिया मार्ट का है। करंट इसको जो पीई मिल रहा हुआ है वो है 44 के पीई पे चल रहा है, एंड इसका ईपीएस जो भी मार्च 24 में रिपोर्ट हुआ है वो हुआ है 59। सो देखिए, जो इसका फेयर वैल्यू में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मैं इंडस्ट्री के पीई पर निकाल रहा हूँ, ठीक है। इंडस्ट्री का पीई जो कि 45 है, सो इसकी फेयर वैल्यू अराउंड 2600 आती है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है अभी वो नियर अबाउट अपने फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके मीडियन पीई से निकालते हैं, क्योंकि इसका मीडियन पीई 55 रहा करता था, तो इसका फेयर वैल्यू और ज्यादा यानी कि 2700 आता है। बट चलिए हम फेयर वैल्यू 2600 मानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया मार्ट अभी उसके क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से ठीक लगता है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग लगते हैं, और जो अभी उसका प्राइस है वो भी काफी रिलेटिवली फेयरली दिखता है। अगर हम इसके फोरकास्ट को जो एनालाइज कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि इनकी जो सेल्स है वो तो रिलेटिवली एक कांस्टेंट तरीके से ग्रो कर रही है, ऑलमोस्ट 20% से उनकी सेल्स ग्रोथ करने वाली है। बट जो ईपीएस है उसकी ईपीएस की ग्रोथ एटलीस्ट FY25 में थोड़ी सी 7% के अराउंड ही प्रोजेक्ट की हुई है। सो करंट ईपीएस जो कि इसका 59 चल रहा है उसके अगेंस्ट 63 या 64 बोल सकते हैं, उसका इनका एवरेज एस्टिमेट है ईपीएस का। अब अगर मैं इसी ईपीएस 64 के ईपीएस से मैं प्रोजेक्ट करूं, जो कि इसका ईपीएस ग्रोथ है 8%, ठीक है, इतना स्ट्रांग नहीं है बट आई थिंक फिर भी पॉजिटिव है। एंड इसको एस्पिरेशनल पीई 55 का अगर मिलता है, अगेन यहाँ पे 55 मैंने इसलिए बोला हुआ है क्योंकि इसका मीडियन पीई 55 का है, ठीक है। सो अदरवाइज इसको 44 का पीई भी इसका कंटिन्यू हो सकता है। सो अगर इसको 55 का पीई मिलता है तो जो एक साल के अंदर अगले 12 महीने में जो टारगेट प्राइस आता है वो आता है 3500, जो कि ऑलमोस्ट आपका 40% अपसाइड है यहाँ से। लेकिन लेट्स से अगर इतना पीई इन्फ्लेट नहीं हो करके जो आज का पीई है अगर ये भी रहता है तो स्टॉक का प्राइस जो टारगेट आता है वो आता है 2800, जो कि यहाँ से 10% है विद इन 1 ईयर। सो ये देखने वाली बात होगी कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है शेयर लॉन्ग टर्म में, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसके पीईज फ्लक्चुएट होंगे और ये अपने मीडियन पीई 50-55 के अराउंड ही रहेगा। और इसके लॉन्ग टर्म के जो ईपीएस टारगेट्स हैं मेरे वो है 20% से ये एनुअली ग्रो करेगा। सो बाय द ईयर फाइनेंशियल ईयर 27 मई 27 में जब इसका रिजल्ट आएगा तब इसका जो प्राइस टारगेट आता है वो 4600 आता है, जो कि अभी से 81% दिखता है, और 5 इयर्स में 6600 तक आ सकता है, जो कि अभी यहाँ से 160% प्राइस का ग्रोथ होता है। सो रफली अगर देखा जाए तो ये प्राइस इंडिया मार्ट में पोटेंशियल है आज के प्राइस से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा होना इन 5 इयर्स टाइम। सो ये मेरा एजम्पशंस है और ये मेरे एनालिसिस है। ये पूरा एजम्पशंस जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिए। सो देखिए, अगर यहाँ पे आपको ये एनालिसिस समझने में थोड़ी भी अगर मुश्किल हुई है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे ले जाकर के 5 मिनट से दोबारा देखिए और इस चीज को बारीकी से समझिए कि ये किस तरह से इसके टारगेट सेटिंग हो रहे हैं और किस तरह से आता है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा जो एजम्पशन है ये बेस्ड है कि इसका ईपीएस ग्रो होना चाहिए। अब ये ईपीएस की ग्रोथ हमें हर क्वार्टर में ट्रैक करनी होगी, और ये चैनल डिसिप्लिन इन्वेस्टर में इंडिया मार्ट हमारे वॉच लिस्ट में रहने वाला है, क्योंकि मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर है। और ये स्टॉक मैं मोस्टली हर क्वार्टर या हर 3 महीने 6 महीने में डेफिनेटली एनालाइज करूंगा और रिवाइज करूंगा। सो डेफिनेटली ये चैनल, अगर आपने इंडिया मार्ट में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, सो डेफिनेटली आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम इस पर रेगुलर बात करते रहेंगे और मेरे पोस्टिंग कम्युनिटी में भी मैं इसके अराउंड पोस्ट बीच बीच में डालता रहूंगा। सो अब अगर मैं फाइनली समराइज करूँ तो इंडिया मार्ट में मेरे को जो सबसे स्ट्रॉन्ग पैरामीटर वो ये लगता है कि इसका अभी इस समय फेयर वैल्यू चल रहा है, इसके DIA के जो परसेंटेज बढ़े हैं इससे मुझे कॉन्फिडेंस है। और अगर टेक्निकली देखूं तो हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क है, एक डाउनफॉल का रिस्क है जो कि 2000 तक जा सकता है, एंड विच इज यहाँ से भी अभी 20% ये नीचे जा सकता है। इन दैट केस एक बार इसको रिव्यू करके हम दोबारा से देखेंगे, और अगर सब कुछ फंडामेंटली सही रहा तो हम दोबारा से इसमें और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट मोर ओवर देखा जाए तो ये आगे इस चैनल से निकल करके एक बहुत अच्छी रैली देगा। अब लास्ट पॉइंट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट और उसके लिए आपकी अटेंशन की रिक्वेस्ट करूंगा। तो जब इस शेयर का अभी रिजल्ट आया था 30 अप्रैल को, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट के साथ, 2 मई को जब मार्केट खुला तो ये शेयर ऑलमोस्ट 2600 से पीक बनाया इसने 2800, ये ऑलमोस्ट 9-10% का एक रैली दिया था इन्हें इंट्राडे। और ये जो रैली आई थी ये रिजल्ट का आउटकम था और रिजल्ट का रिएक्शन था। अब ये जब रिजल्ट का रिएक्शन आया है तब यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम भी बाइंग हुई है, आप यहाँ पे बार देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से एक ये डाउन चैनल जो बना, ये अभी फिलहाल के लिए जो मार्केट में प्रेशर आया हुआ था और ये सब प्रेशर था, इसकी वजह से ये इतना डाउनवर्ड चैनल आया है। अब यहाँ पे जो ये वीक बनी है 2200 की, ये मुझे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगती है, एंड ये वापस से अपनी इसी सेम चैनल पे आ रहा है, क्योंकि ये जो फॉल था ये अभी इलेक्शन में जो मार्केट प्रेशर था उसकी वजह से ये काफी कुछ हुआ था। एक पॉइंट जो मुझे यहाँ काफी अट्रैक्ट करती है वो ये कि जब रिजल्ट आया था तब इसको मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया और इसमें हैवी बाइंग आई थी और हैवी वॉल्यूम्स में शेयर्स खरीदे गए थे। तो ये दर्शाता है कि हाँ, शेयर में अभी भी उस लेवल का कॉन्फिडेंस है, पोटेंशियल है। हाँ, मानते हैं कि ये अपने पीक से काफी डाउन है, बट अभी ये काफी फेयर वैल्यू लगता है और इसमें काफी फ्यूचर पोटेंशियल है। हम इस शेयर को अपने डिसिप्लिन इन्वेस्टर चैनल के वॉच लिस्ट में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर 3 महीने में इसको रिव्यू करें। सो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इंडिया मार्ट में आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।